हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं जीएस बाय पीएस और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो हम सबको पता है कि एग्ज़ाम है 1 मार्च को और ऑलमोस्ट अब क्योंकि फेबररी आने वाला है तो अब सब रिवीजन और मॉक टेस्ट में जाने वाले हैं। इस टाइम पे अगर आप एक लेक्चर देखो और आपका एक पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म हो जाए, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल काम लगता है। अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको कंप्लीट करो। इन केस अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी है तो भी आपके लिए रिवीजन वीडियो है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इस यूनिट के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो लास्ट टाइम के लिए पेपर 1 को रखते हैं, तो आप इस यूनिट को कंप्लीट करो, इस वीडियो को कंप्लीट करो और उसके बाद जब आप मॉक्स लगाओ तो जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम जा रही हो तो आप यहाँ पे आके कमेंट करो। अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी। वैसे होल मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। एमपीपीएससी किस एंगल से क्वेश्चंस पूछता है, किस एंगल से वो किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है बच्चों को, इसलिए हम सिर्फ डेफिनेशंस नहीं पढ़ने वाले हैं बल्कि हर एक टॉपिक को ऐसे समझेंगे जैसे एग्जाम में आते समय हमारे दिमाग में चल जाए। और हाँ, क्लास के एंड तक आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में अब कुछ नया नहीं बचा है। साथ ही जो बच्चे रिवीजन या फ्यूचर रेफरेंस चाहते हैं उनके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप बाद में शॉर्ट नोट्स की तरह उसको यूज़ कर सको। तो बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको बीच में नहीं छोड़ना है क्योंकि हर टॉपिक अगले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। सर, आप इस स्लाइड को देखिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में एमपी सेट का पूरा सिलेबस ब्रॉडली इन्हीं टॉपिक्स पे डिवाइड है। बेस्ट थिंग इज कि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम शुरू करेंगे टीचिंग से। टीचिंग क्या है और टीचिंग क्या है, टीचिंग किस तरीके से होती है, टीचिंग की एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं और वो सारी चीज़ें जो एक अच्छी टीचिंग को सपोर्ट करती है, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, टूल्स यूज़ होते हैं, जो भी सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। और उसके बाद हमारा आता है इवैल्यूएशन सिस्टम, कि इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है। इवैल्यूएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन। ओवरऑल हम सिलेबस को ऐसे कवर करेंगे कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है। सब कुछ फ्लो में एग्जाम्पल्स के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आप एक बात क्लियर करिए, टीचिंग कोई रैंडम प्रोसेस नहीं होती है। रैंडम प्रोसेस हम इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? टीचर ऐसे ही क्लास में नहीं आ जाता कि आज जो मन में आएगा वो मैं पढ़ा दूंगा। टीचर पहले से डिसाइड करता है, प्लान करता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और आखिर में लर्नर को क्या मिल जाना चाहिए मेरे पढ़ाने से। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस क्लास को लेने का मेरा मकसद सिर्फ आके वीडियो में बोलना तो था नहीं कि मैं वीडियो खोल के बोलने लग जाऊंगी। मेरा एक प्लान था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में हेल्प हो। मेरा एक गोल था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टीचिंग एक प्लान प्रोसेस है, ना कि एक रैंडम प्रोसेस है। अब एग्जाम में कई बार आता है टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमारा आंसर हमेशा सही होगा क्योंकि टीचिंग बिना प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके बाद बोलते हैं कि टीचिंग इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी। सिस्टम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर सीक्वेंस में हम पढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को। ऐसा नहीं होता कि हमने फर्स्ट चैप्टर के बाद सीधे 10th चैप्टर पढ़ा दिया। पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर आखिरी में हम उसको इवेल्युएट करते हैं। और इसमें हम कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई टीचर आए हैं और उन्होंने कहा कि आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे। पहले हम अपने बच्चों को बताएंगे ना कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, फिर हम उसमें क्या पढ़ते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स और उन लोगों से कनेक्ट करेंगे कि ये रिवॉल्यूशनरी थे, क्यों हुआ वो विद्रोह, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आखिरी में हम जाके इवेल्युएट करेंगे कि वो विद्रोह सफल था या नहीं था। तो सिस्टमेटिक है तो इसका मतलब हम कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं पहले किसी टॉपिक का एग्जाम्पल दे दूँ, फिर जाके उसको इंट्रोडक्शन दूँ, फिर जाके उसको इवेल्युएट करने लग जाऊँ या फिर कंक्लूड करने लग जाऊँ। हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलते हैं। टीचिंग में कोई भी स्टेप स्किप नहीं की जाती। टीचिंग सिस्टमेटिक नहीं होगी तो लर्नर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए टीचिंग हमेशा डिसऑर्डर में नहीं बल्कि ऑर्डर में होती है, बोले तो सिस्टमेटिक होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि टीचिंग इज अ वन वे प्रोसेस और अ टू वे प्रोसेस। हम लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि ऑफ कोर्स अगर उसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, मैं खुद को ही तो कुछ पढ़ा नहीं लूंगी, मैं बच्चों को ही पढ़ाऊंगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
आपसे मैं बात करूँगी तो मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो टीचिंग या लर्निंग हमेशा टू वे प्रोसेस होती है। हमने बात करी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की। अब मान लीजिए अगर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन भी नहीं है तब भी वो चीज़ें वन वे हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बोलती जाऊँ और आप लोग सुन ही ना रहे हो, आप लोग अपने फ़ोन में अलग ही कुछ और स्क्रॉल करने में लगे हुए हो, तो ये एक वन वे प्रोसेस हो जाएगी। मैं जो कन्वे करना चाहती हूँ वो अब तक पहुँचेगा ही नहीं। और अगर लर्नर सुन रहा है, बहुत मन से क्लास लेने आया है और टीचर आके सिर्फ बकवास कर रहा है, तो वो भी एक वन वे प्रोसेस हो गई। उसमें टीचिंग सिस्टमेटिकली नहीं हो पाएगी। अब टीचिंग में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए भी हम कहते हैं कि इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन अ टीचर एंड अ लर्नर। तभी तो जब आप मेरे से इंटरैक्ट करेंगे, आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछेंगे, अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वो एक इंटरेक्शन होगा मेरे और आपके बीच में। आपका फीडबैक आएगा, आपके कुछ रिस्पॉन्स मिलेंगे मुझे। इसीलिए एग्जामिनर कई बार एमपी सेट में ये पूछा जाता है कि टीचिंग इज नॉट अ मोनोलॉग, इट्स अ डायलॉग। ये नेट का क्वेश्चन है। मोनोलॉग मतलब होता है जब हम सिर्फ अकेले ही बोल रहे होते हैं कुछ भी, और डायलॉग होता है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैं किसी से कुछ बोल रही होती हूँ। तो हमको बस इतना याद रखना है कि टीचिंग में टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव होंगे। सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी लग रही है इसमें। खैर, अब हम कहते हैं कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर एक्टिविटी हाउ। ट्राइपोलर का मतलब होता है तीन पोल्स। ये तीन पोल्स क्या क्या हैं? टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। कंटेंट की जगह कई कई जगह पे करिकुलम भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हो जाए तो टीचिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती है। अब देखिए, मान लीजिए सिर्फ टीचर और लर्नर ही होंगे, लेकिन कोई कंटेंट नहीं होगा कि वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप मुझसे कहीं चौराहे में मिल गए और आपने बोला हेलो मैम आप कैसे हो, मैंने आपसे बोला हेलो बेटा आप कैसे हो। तो सिर्फ एक टीचर और एक लर्नर का मिलना या फिर उनका इंटरेक्शन टीचिंग नहीं हो जाता जब तक कि उनके बीच में डिस्कशन का एक ऐसा कंटेंट ना हो जो स्टूडेंट की स्किल्स को या नॉलेज को अपग्रेड करे। अब मान लीजिए कंटेंट होगा, टीचर होगा, लेकिन लर्नर नहीं होगा, तो भी टीचिंग नहीं होगी। टीचर अपने ज्ञान को लेके क्या कर लेगा जब तक उसके पास बच्चे ही नहीं हैं। एंड सेम इन केस ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो, कि मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट है और उसके पास कंटेंट है बट टीचर नहीं है, तो वो कंफ्यूज ही रह जाएगा एंड तक। टीचिंग हमेशा टीचर, लर्नर और कंटेंट इन तीनों के इंटरेक्शन से बनती है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि टीचिंग इज बाइपोलर और ट्राइपोलर, तो आपको हमेशा ट्राइपोलर पे ही टिक करना है। तो अगर आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर है, तो टीचिंग कॉन्सेप्ट से अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। देखिए, पेपर वन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये लगता है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। नेट के एग्ज़ाम के दौरान मेरे को लगा था कि पेपर वन में क्या ही है पढ़ने वाली चीज़ें यार, कि बच्चा है, टीचर है। लेकिन जब ये वर्ड्स आते हैं ना, तो हमको ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज वहाँ पे प्लान्ड को समझ पाना और रैंडम सिस्टमेटिक को किस वे में एग्जामिनर पूछ रहा है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम वहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसका मतलब क्या था, ये किस तरीके से पूछा जा रहा है। मैंने बहुत लाइटली लिया था पेपर वन को। इट वॉज वन ऑफ माई मिस्टेक। उसके बाद फिर मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। खैर, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पे। देखिए, टीचिंग का मतलब सिर्फ चीज़ों को पढ़ा देना नहीं होता है। ब्रॉडली टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जिसका रिलेशन होता है नॉलेज से। इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। अब कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है कि लर्नर क्या जानता है, क्या समझता है और क्या सोच सकता है। जैसे इसमें हम फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और रीजनिंग की बात करते हैं। अगर टीचर का एम ये है कि स्टूडेंट टॉपिक को समझे, याद करे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो वो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग किस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, तो वो होगा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली हम सिर्फ बच्चों को ये नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ों को सिर्फ रटा रटाया ज्ञान उनके पास हो, वो उन चीज़ों को समझ के उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएँ। कि फॉर एग्जांपल एक केमिस्ट्री के टीचर ने किसी एक सॉल्यूशन के बारे में बच्चे को याद करा दिया कि इस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, लेकिन अगर उसने उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया कि ये किस किस जगह पे किस तरह से रिएक्ट करता है, और उसने अपना इतनी बुद्धि नहीं बढ़ाई कि उसको हमको कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है, तो मतलब कि वो कॉग्निटिव, तो मतलब उन टीचर का कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव बच्चे तक पहुंचा ही नहीं। उसने उस नॉलेज को अप्लाई करने की स्किल्स उसके अंदर नहीं आई। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव।
एटीट्यूड से, फीलिंग से और वैल्यूज से। और अगर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट के प्रति एटीट्यूड उसका पॉजिटिव हो, सोसाइटी के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, तो वो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहलाता है। एग्जाम में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट, तो ये कॉग्निटिव डोमेन में नहीं आते हैं बल्कि अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है जिसमें हम काम करने से मतलब निकालते हैं। जैसे किसी भी तरीके का हमारे, देखिए साइको में ये फिजिकल एक्टिविटी से रिलेशन होता है इसका। जैसे राइटिंग स्किल्स, एक बच्चे की राइटिंग कितनी सुंदर है, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी ड्राइंग, टेक्निकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, उसके अंदर गेम्स में वो कैसा है ना, उसके अंदर खेलने की क्षमता, गाने की क्षमता, नाचने की क्षमता किस तरीके से बढ़ रही है, जहाँ पे हमारी अ, आँखों का, हाथ का और बॉडी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग में देखिए, टीचिंग एक सिंपल काम तो है नहीं। हमने पढ़ा कि ये प्लान प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि बस बुक खोली और पढ़ा दिया। टीचिंग के भी लेवल्स होते हैं और टीचर का लेवल ही डिसाइड करता है कि स्टूडेंट सिर्फ याद करेगा या चीज़ों को समझेगा और उससे उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी या नहीं। अब आप मान लिए हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहला लेवल है मेमोरी लेवल। यहाँ पे हम सिंपली चीज़ों को रटते हैं, जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम याद करते हैं, डेट्स याद करते हैं। आप बचपन में याद है हमको पहाड़े याद कराए जाते थे, टेबल्स, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। क्यों? क्योंकि वो एक बेस बनता था, उसमें हम इफ एंड बट नहीं कर सकते। सारे के सारे बच्चे उसको रटते ही थे। अब जैसे टीचर, और हमारे टीचर्स क्या बोला करते थे, ये डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लो, ये डेट्स ऐसे ही याद कर लो, ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो। आपने नोटिस किया होगा कि 9th 10th तक हमारी सिलेबस में चीज़ें रटने वाली ही होती थी। कहीं न कहीं वो एक बेस बन रहा था जो सबके लिए कॉमन था और हमको ज़रूरी ही होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल याद करना ही पड़ता है। अब ये वो लेवल होता है जहाँ पे हमारे पास चीज़ें सोचने के लिए नहीं रहती हैं, सिर्फ रिकॉल करने की होती हैं। कि मतलब अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो याद है वही हमने लिख दिया। और इसको हम टीचिंग का सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल मानते हैं। उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ टीचर सिर्फ याद करवाने पे नहीं बल्कि समझता है, वाई, हाउ एंड व्हाट। बच्चों को समझाया जाता है कि ऐसा क्यों है। मान लीजिए हम सबको दो डेफिनेशंस याद हैं, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, और दूसरी याद है, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसी चीज़, ये तो हो गई हमारी मेमोरी लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को अगर मैं समझाऊं कि बच्चा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पेड़ अपना खाना बनाते हैं और उनको उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे हमारी मम्मी खाना बनाती है। अब बच्चा खुद ही बोलेगा कि हाँ, जैसे मम्मा को खाना बनाने के लिए गैस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बच्चे ने चीज़ें समझी, मैंने उसको सिर्फ रटा के छोड़ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मेमोरी लेवल से ये लेवल ज़्यादा बेहतर हुआ। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट समझाया, उनको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चलती है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक बात कहाँ पे होती है। मेमोरी लेवल बोलता है कि क्या, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम समझते हैं क्यों और कैसे। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको हाईएस्ट लेवल बोला जाता है। इस लेवल पे टीचर स्टूडेंट को आंसर्स नहीं देता है बल्कि क्वेश्चन बनाना सिखा देता है। समझ लीजिए कि लॉजिकल या क्रिटिकल थिंकिंग इस लेवल तक डेवलप हो जाती है कि अब बच्चे को चीज़ें पता हैं, अब वो खुद ही ड्राइव कर रहा है अपने हिसाब से, अपनी पुराने ज्ञान के आधार पे आगे की चीज़ों को एक्स्ट्रा समझ रहा है। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाते हैं, इसीलिए इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग बोला जाता है। अब जैसे हमने बच्चे को पहले डेफिनेशन सिखाई थी कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद कर लो, फिर हमने बच्चे को समझाया कि क्यों होता है फोटोसिंथेसिस, बच्चे ने खुद ही समझा कुछ चीज़ें। अब इसके बाद जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, वहाँ पे टीचर पूछेगा बच्चों से कि अगर फ्यूचर में सनलाइट कम हो जाए तो प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
अब बच्चा क्योंकि हर चीज़ अब समझ चुका है तो वो बोलेगा कि सर प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चे के अंदर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो गई है। तो यहाँ पे हम समझ लीजिए जब हम 11-12 तक पहुँच जाते हैं, हम जब हमको चीज़ें रटाई पहले ही सारी जा चुकी होती हैं, अब हम समझ रहे होते हैं चीज़ों को। तो ये होते हैं हमारे सारे लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखिए अब एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है। इसके अलावा जो हमारी टर्म्स है ना कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस लेवल पे मिलती है, क्रिटिकल थिंकिंग किस लेवल पे डेवलप होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कौन सी है, तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। अब रिफ्लेक्टिव लेवल को, अब इस चार्ट में आपके इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग क्लियरली और क्रिस्पली समझा सकते हैं। प्रोपाउंडर्स याद करने सबके ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये है उनके फोकस पॉइंट्स। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस लेवल में डेवलप होती है तो आपको अब क्लियर आंसर पता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे रटना, समझना, अप्लाई करना। ठीक है, अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीचिंग का मतलब सिर्फ टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट चुपचाप सुन रहा है ये तो है नहीं, क्योंकि टीचिंग की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जब तक ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम तक टीचिंग तरीके से नहीं हो पाएगी। अब सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंटरेक्शन। अब आप मान लो एक क्लासरूम है, वहाँ पे टीचर सिर्फ बोल रहा है और स्टूडेंट बस कर रहे हैं, तो वो लेक्चर हो सकता है, वो टीचिंग नहीं हो रही है। अब टीचर ने बच्चों से पूछा समझ आ गया, बच्चों ने सारे बच्चों ने इकट्ठा बोल दिया यस सर। अब टीचर ने बोला तो बताओ क्या समझ आया। अब बच्चे बोल रहे हैं हाँ हाँ सर नहीं समझ आया, कुछ और ही सोच रहे थे। इंटरेक्शन हुआ ना, तब बच्चों को पता चला कि बच्चे क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टीचिंग में टू वे इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारी जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है कम्युनिकेशन। अब टीचर को सिर्फ सब्जेक्ट आना काफ़ी नहीं होता है, उसको समझाने का तरीका भी आना चाहिए। अब टीचर ने कॉन्सेप्ट इतना हैवी इंग्लिश में समझा दिया कि स्टूडेंट सोच रहा है सर क्या बोल रहे हैं। अब अगर मैसेज क्लियर गया ही नहीं बच्चों तक तो टीचिंग आपकी फेल हो गई, है ना। तो बेसिकली एक गुड टीचिंग इज क्लियर, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो अब आता है फीडबैक। अब जब टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा है, अब आप मान लो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जब तक वो बोलेंगे नहीं कि समझ आ रहा है बच्चों, या फिर 2-3 बच्चों से बात नहीं करेंगे कि बताओ कैसा लगा आज की क्लास। अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए सब कि आपको कैसा लग रहा है। आपका वीडियो को लाइक कर देना मेरे लिए एक फीडबैक होता है। आप सोचो कि टीचर पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा है और एग्ज़ाम के बाद उसको पता चलता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो फेल ही हो गए क्योंकि फीडबैक टीचर के लिए एक मिरर होता है कि मैंने जो चीज़ें पढ़ाई उससे बच्चों में कितना अफेक्ट हुआ, उनको कितना फ़ायदा हुआ। तो फीडबैक इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एज अ टीचर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अब लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर प्लानिंग। देखिए बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, हो तो जाती है बट सही नहीं होती है। अब आपके टीचर आपकी क्लास में आए कि बच्चों आज क्या पढ़ाना है, बच्चे ने बोला सर आप बता दो जो भी पढ़ाना हम पढ़ लेंगे। सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ना टीचर को कुछ पता है ना बच्चों को कुछ पता है, ये लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं। अब प्रॉपर प्लानिंग से ही टीचिंग एक गोल ओरिएंटेड होती है कि बच्चों को पता है कि हमको हमारा सिलेबस कंप्लीट चाहिए, टीचर को पता है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करवाना है, बच्चों के मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो प्रॉपर टीचिंग प्रॉपर प्लानिंग से होती है। अब तो अभी तक हमने टीचर और टीचिंग को समझा। अब हम फोकस करेंगे लर्नर पे कि एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि टीचिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब टीचर को ये पता हो कि वो किस टाइप के बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके लर्नर की या उसके स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। और हमारे जो लर्नर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एडोलसेंट लर्नर और एक होते हैं एडल्ट लर्नर। अब इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करते हैं एडोलसेंट लर्नर की। देखिए अब एडोलसेंट लर्नर मतलब होता है स्कूल और अर्ली कॉलेज एज के स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताइए कि स्कूल के बच्चे को समझाने का या पढ़ाने का तरीका और एक कॉलेज के बच्चे को समझाने और पढ़ाने का तरीका सेम तो नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। स्कूल में टीचर एक एक बच्चे पे फोकस करता है, कॉलेज में बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं जिनमें 200 बच्चे भी बैठे रहते हैं कई बार तो, और एक टीचर होता है लेक्चर देता है चला जाता है।
क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लर्निंग काम कर रही होती है और एडोलेसेंट लर्निंग में मोस्टली हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल काम कर रहा होता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सुबह तक जो टीचर फेवरेट लग रहा होता है, जब वो टीचर टेस्ट की बात कर देता है तो वो हमारा विलन बन जाता है। कभी बहुत मोटिवेटेड, कभी बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड। क्योंकि इस एज में जो हमारे बच्चे होते हैं वो इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए टीचर को बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है इनके साथ, उन्हीं के हिसाब से हैंडल करना होता है। नेक्स्ट आता है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन जो उसके साथी संगी हैं वो सब कह रहे हैं भाई चल 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 ग्राउंड में खेल लें, पढ़ कल पढ़ लेंगे। अब इस एज में डिसीजंस ज़्यादातर उनके पीयर ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, इसलिए जो हमारा एडोलेसेंट लर्नर है वो अपने आसपास के माहौल और बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इस उसके बाद आती है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो टीचर्स को याद रखना होता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब बच्चे खुद को एनालाइज कर रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसी लगती हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं बोलती कैसे हूँ। हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस आती है। तो उस क्लास के सारे टीचर्स को ले के अंदर उस एज के बच्चों को समझने की समझ होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा प्यारी एज होती है, बिकॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और टीचर का रोल यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि एक गलत कमेंट भी बच्चे को डिमोटिवेट कर सकता है। अब एडोलसेंट लर्नर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमने क्या क्या पढ़ी? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन आएगा कि लर्नर तो लर्नर होता है, चाहे एडोलसेंट हो चाहे एडल्ट लर्नर हो, तो क्या एडल्ट लर्नर भी ऐसे ही होते हैं? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी यानी कि एडल्ट लर्नर्स की। एडल्ट लर्नर को समझने के लिए एक शब्द याद रखिएगा, एंड्रोगॉजी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पेडागोजी, और जब बड़े बच्चों की बात होती है तो उसको बोलते हैं एंड्रोगॉजी। अब हमारे जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। अब समझो, एडल्ट लर्नर को अगर टॉपिक पसंद आ गया तो वो बोलेगा इसमें मैं और पढ़ूंगा, फिर वो जाके यूट्यूब में देखते हैं, वो उसमें एक टॉपिक पे अटक जाते हैं। हम सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, थीसिस करना चाहते हैं, और अगर टॉपिक का उसे समझ नहीं आया तो बोलेगा अरे ये फालतू है, इसका क्या फ़ायदा। जैसे पर्सनली मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी तो मैं हमेशा ये बोला करती थी कि ये कहाँ पे अप्लाई करनी है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज़्यादा पढ़ाई जा रही है। तो एडल्ट लर्नर अपनी लर्निंग खुद कंट्रोल करता है कि उसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना। एक बच्चा जिसको पढ़ना ही नहीं है हम उसको नहीं पढ़ा सकते, तो क्योंकि वो अब सेल्फ डायरेक्टेड है कि मुझे पढ़ाई पे काम नहीं करना है, मेरे को बिजनेस करना है, या फिर मुझे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, तो मुझे नहीं करने एकेडमिक्स। अब उसके बाद आता है गोल। हम कितने ही लोगों को जानते हैं जिन्होंने आईआईटीज जाके पढ़ाई छोड़ दी, बिकॉज दे वर सेल्फ डायरेक्टेड। उनको ये उनका डिसीजन था कि मुझे किस तरफ जाना है। अब उसके बाद आता है गोल ओरिएंटेड। एडल्ट लर्नर बिना रीजन के कभी नहीं पढ़ते, उनके दिमाग में क्लियर होता है। जैसे हमारे दिमाग में क्या है, हमको एमपी सेट क्लियर करना है, हमको नेट क्लियर करना है, हमें प्रमोशन चाहिए, हमको करियर ग्रोथ करनी है, हमको खुद को सेटल करना है। इसलिए एडल्ट लर्नर पूछता है एग्जाम में आएगा मैम ये क्वेश्चन, या फिर इसके मार्क्स मिलेंगे, ये पीवाईक्यूज में है या नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरे गोल की तरफ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो जाएगा भी या नहीं जाएगा। अब एडल्ट लर्नर का क्या सीन है कि वो क्या करते हैं कि वो नए कॉन्सेप्ट्स को अपने पुराने कॉन्सेप्ट से जोड़ के समझते हैं। इसलिए एक टाइम के बाद हमको चीज़ें समझने के लिए केस स्टडीज़, रियल लाइफ सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसको रिलेट करते रहते हैं। हम महंगाई पढ़ते हैं तो हम उसको अपने आसपास देख रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देते हैं। अब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एडोलसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर में डिफरेंस क्या होते हैं, तो होप सो कि अब आप समझ जाओगे अगर ये सारे कीवर्ड्स आपको मिलते हैं तो। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अप्लाई करते हैं। तो ब्रॉडली लर्नर के
4 डोमेन्स होते हैं। जो हमारा पहला डोमेन है वो है एकेडमिक डोमेन। ये डोमेन लिमिटेड है क्योंकि इसमें हम अपने सब्जेक्ट, सिलेबस या फिर एक लिमिटेड सोर्स पे पढ़ते हैं। मैथ्स, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना, टेस्ट देना, रिजल्ट आना, ये सब आपके एकेडमिक डोमेन का पार्ट होते हैं। इस डोमेन में मेन फोकस होता है परफॉर्मेंस पे और अचीवमेंट पे। इसके बाद आता है सोशल डोमेन। क्लास में ग्रुप बनाना, फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करना, टीचर से बात करना, ये सब आते हैं सोशल डोमेन में। आपको याद है कि आपके स्कूल में ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती थी, प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट ग्रुप में काम कर लेता है वो लाइफ में भी इजीली एडजस्ट करने की उसके अंदर क्वालिटीज़ आ जाती हैं। और ये वो टाइम होता है जब लर्नर के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं कि हमको लोगों के साथ मिल के काम कैसे करना है। ये सब जनरल बातें हैं। अगर आप इनको एकेडमिक मतलब इस तरीके की टर्म्स को हैवी लेके ना भी पढ़े ना, तो आप इसको नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि एकेडमिक मतलब हमारे जो स्कूल की किताबों की, कॉलेज की पढ़ाई होती है। सोशल मतलब जो मुझे एक सोशल सर्कल मतलब लोगों के बीच में किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से एडजस्ट करना है अपनी सोसाइटी में, ये सब चीज़ें जो सिखाती है वो हमारी सोशल डोमेन होती है। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल डोमेन। आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डोमेन है एक्चुअली। एग्ज़ाम में काम एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, अगर अच्छे आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब ये सब हमारे इमोशनल डोमेन का पार्ट है क्योंकि यहीं से इसी डोमेन से स्टार्ट होती है मोटिवेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें। करंट वर्ल्ड में ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि इमोशनली स्टेबल लर्नर बहुत अच्छा काम करता है लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी की स्किल होनी चाहिए। दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरी स्टेबल इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस, बट आप सबको ट्राई करना चाहिए। अब लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। अब यहाँ पे आती है हमारी सोचने की क्षमता। मैं किसी चीज़ को किस तरीके से समझ रही हूँ, किस तरीके से एनालाइज कर रही हूँ, किसी भी सिचुएशन में मेरा दिमाग किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चल रहा है, ये होती है मेरी कॉग्निटिव डोमेन। जैसे एमसीक्यूज होते हैं, उनमें हमको एक ऑप्शन टिक करना होता है, तो हम वहाँ पे दिमाग लगाते हैं बिकॉज सारे के सारे ऑप्शंस आइडेंटिकल होते हैं। तो अब वहाँ पे जाके अगर वन लाइनर होता तो मैं रट के काम कर लेती, बट यहाँ पे मेरा कॉग्निटिव दिमाग चलेगा कि मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूँगी, करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचूंगी, अपने लॉजिक्स लगाऊंगी। और ये आते हैं हमारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉग्निटिव डोमेन के ही होते हैं, तो ये आपको कायदे से पता होना चाहिए। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि थिंकिंग रीजनिंग किस डोमेन से रिलेटेड है, सोशल स्किल्स किस डोमेन से रिलेटेड है, एंग्जाइटी, फियर, इमोशंस ये किस डोमेन में आते हैं। तो कॉन्सेप्ट और टर्म्स के साथ आपको सारे के सारे डोमेन के फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा वीआईपी टॉपिक, जिसको हम कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये बताता है कि स्टूडेंट का दिमाग लेवल बाय लेवल किस तरह से डेवलप होता है। ये आपका दिमाग है। ये एक पैरामिड जैसा होता है। नीचे हम नीचे इजी, ऊपर जाते जाते दिमाग फुल वर्कआउट मोड में चला जाता है। यहाँ पे हम एकदम आलस में बैठे होते हैं, फिर थोड़ा दिमाग की बत्ती जलती है, फिर जलती है, फिर यहाँ तक हम एकदम मेंटोस हो जाते हैं। डिफिकल्ट बना के चीज़ों को नहीं पढ़ना है, बहुत ही ईजी वे में समझते हैं, इतना कुछ हैवी नहीं है। बट जब एग्ज़ाम में दिखता है ये, यहाँ पे ही हम परेशान होते हैं। यहाँ पे मेरे जैसे, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वैसे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि पेपर वन का जब क्वेश्चंस देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये सारे क्वेश्चन तो बन जाएंगे कि बच्चा क्या होता है, टीचर क्या होता है, क्लास कैसे चलती है। और फिर हम जब ये वर्ड दिख जाता है तो लगता है ये सब क्या है इसमें, और दिमाग एकदम घूम जाता है। अब सबसे नीचे हमारा लिखा हुआ है रिमेम्बरिंग। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ याद करता है डेफिनेशन, डेट, फॉर्मूला। मतलब दिमाग दिमाग हमारा एकदम पेन ड्राइव मोड में होता है, जो हम डालेंगे वही निकलेगा। जैसे हम डिफाइन नहीं करते थे
आप याद करो एक बार, आपको बचपन में कितनी डेफिनेशंस याद है जो आज तक याद है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। बायोलॉजी में और कुछ याद होना हो, बट ये सबको याद होता है। तो ये होता है हमारा रिमेम्बरिंग लेवल, क्योंकि हमने इतना रट्टा मारा होता है उन दो दो नंबरों के लिए कि वो आज तक नहीं भूला। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ स्टूडेंट बोलता है अच्छा इसलिए ये होता है, हम पहले भी इसको समझ चुके हैं। मेमोरी लेवल आपको याद है, मेमोरी लेवल यहाँ पे यही काम करता था। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता था। खैर ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। तो बेसिकली आप समझ लो कि यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्यों पढ़ते हैं। फिर आया अप्लाइंग। अब हम इन चीज़ों को अप्लाई करना सीख गए। जो पढ़ा है उसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करने लगे। अब जैसे फॉर्मूला हमको इसके पहले तक हम सिर्फ याद कर रहे थे, अब हम यहाँ पे उनके रिएक्शंस बनाने लग गए। हम प्रैक्टिकल लैब में जाके जो हम काम करने लगते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें फिर अप्लाई करके समझ आती हैं। कंप्यूटर में हम पहले रटते हैं, पहले हमारे पास किताब होती है रिमेम्बरिंग लेवल में, जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं कि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर हम समझते हैं कि अच्छा क्योंकि सीपीयू में मेमोरी यूनिट होती है, ये वो मेमोरी यूनिट क्या होती है, काम क्या आता है। अप्लाई करने जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा ये सीपीयू है, इसकी बटन ऐसे चालू होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है हमारा एनालाइजिंग। मैंने अभी तक जितना भी मेरे पास नॉलेज है, अब मैं उन चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ। मेरे क्वेश्चन क्या हैं। हमारे पास एग्जाम में एमसीक्यूज होते हैं, तो हम उन 4 क्वेश्चंस को देख के माथा तो नहीं पकड़ लेते। हम उनको एनालाइज करते हैं, हर ऑप्शन से गो थ्रू करते हैं, उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पहले वाले सेंटेंस में कि ये इससे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर कहीं जाके हम अपना आंसर देते हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर का वो सीबीआई ऑफिसर जग जाता है। उसके बाद हमारा आता है इवैल्यूएटिंग। यहाँ स्टूडेंट बोलता है ये सही है, ये गलत है और क्यों गलत है। बच्चों आप समझो, एक क्लास होती है, उसमें हर प्रकार के बच्चे होते हैं, और उन सब बच्चों में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, और वो चीज़ होती है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, हर बच्चा अलग अलग है। कुछ बच्चे होते हैं जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, अच्छे बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे। ये तो वो बच्चे होते हैं जिनके पास आत्मज्ञान होता है, और इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। दोनों ही खुश हैं अपनी लाइफ में। इसको आगे बैठने का कोई शौक नहीं है, इसको पीछे बैठना एकदम इसके ईगो पे लग जाएगा। मतलब हर स्टूडेंट अलग है, और टीचर को ये समझना पड़ता है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस, कि किसी भी बच्चे की समझने की स्पीड क्या होती है। अब इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मतलब कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं, सभी स्मार्ट होते हैं। बस किसी की समझने की स्पीड थोड़ी कम होती है, किसी को थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने के बाद समझ आता है। एक बच्चे की लर्निंग की स्पीड क्या होगी वो डिपेंड करता है उसकी इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट आता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब किस चीज़ में स्टूडेंट नेचुरली अच्छा हो सकता है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, तो कोई ड्राइंग में होता है, और कोई सिर्फ अटेंडेंस लगाने आता है। बट अगर आप सिर्फ अटेंडेंस लगाने भी आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एप्टीट्यूड फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करता है। हमारा जो एप्टीट्यूड होता है, इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। मतलब उस बच्चे का दिमाग कितना चल रहा है, एफर्ट्स लगाने की कोशिश करता है, चीज़ों को रिलेट करता है या नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। इसके बाद एक एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड चीज़ होती है इंटरेस्ट। ये होते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि इनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ये तभी दिमाग चलाएंगे, बाकी टाइम पे इनका बत्ती गोल है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको हिस्ट्री बोरिंग लगती है, लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज को वो पूरा रट्टा मार लेंगी, कब क्या हो रहा था, कब कैसे हो रहा था। रहमान डकैत का डायलॉग्स याद होंगे, लेकिन उनको अपना सिलेबस याद नहीं होगा, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको कुछ नहीं करना। तो हमारे लर्निंग की प्रोसेस को एक्सिलरेट कर देता है हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि वो हमारे एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही होता है, क्योंकि देखिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो हमको एक टीचर के हिसाब से पढ़ना होगा कि ये चीज़ें हमको क्यों पढ़ाई जा रही हैं, है ना। तो अलग अलग बच्चे होते हैं, और एक अच्छा टीचर कभी ये नहीं कहता कि सब बच्चे एक जैसे हैं। वो कहता है कि हर बच्चा अलग है, और इसी डिफरेंस को समझना ही टीचिंग है। अब आपने कभी सोचा है कि सेम सिलेबस, सेम क्लास, फिर भी टीचिंग कभी
सुपर हिट और कभी एकदम फ्लॉप हो जाता है। आंसर है फैक्टर्स जो उस टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, टीचिंग सिर्फ टीचर के बोलने से नहीं आती, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके मैजिक करते हैं। सबसे पहला होता है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। अब टीचर का नॉलेज क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, टीचिंग, मेरे लिए तो राइटिंग भी होनी चाहिए वैसे कि मेरी राइटिंग कैसी है ये सब मैटर करता है। टीचर ही अगर बोरिंग हो तो बच्चा यूपीएससी का सपना ही भूल जाएगा। हमारे ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे टीचर्स हैं यूपीएससी में, जिन्होंने कितने ही बच्चों का इंटरेस्ट जगा दिया अपने सब्जेक्ट के प्रति। टीचर की पर्सनैलिटी और कॉम्पिटेंस अफेक्ट तो करती है। देखिए, अ, हमेशा मैंने ये बात सुनी है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो इसका मतलब ये है कि आपको कभी उस सब्जेक्ट का टीचर ही अच्छा नहीं मिला। अब उसके बाद आता है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। अब स्टूडेंट की इंटेलिजेंस। अब मैंने अपना एक पेन टच किया, मेरा पूरा ब्लैक बोर्ड साफ। तो ये होता है हमारे वो फैक्टर्स, हमारा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। जब मेरे पास सुविधाएं हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों के पास सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे पास किसी भी चीज़ की अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी तो हमारे उस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट होगा। इसके बाद आते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट। अब क्लासरूम का हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। बाहर डीजे चल रहा है और अंदर हम न्यूटन के नियम पढ़ रहे हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रमोट्स लर्निंग। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रमोट्स लर्निंग। हमेशा कहा जाता है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि आप कैसे होंगे। तो हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए एक पीसफुल पढ़ाई के लिए। बच्चों का दिमाग शांत होना चाहिए। बच्चों की क्लास में, हमारे स्कूल में याद है आपको कि ए बी सी करके सेक्शंस होते थे। हर क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते थे। इतने मार्क्स के बच्चे इतने क्लास में, इतने परसेंटेज वाले इतने में, ताकि उन सभी बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले और टीचर के लिए भी इजी हो जाए कि मुझे किस किस क्लास में किस तरीके से पढ़ाना है। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स इंस्टीट्यूशन। स्कूल कॉलेज का सिस्टम कैसा है, मैनेजमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, ये सभी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अब अगर एक इंस्टीट्यूशन सपोर्टिव होता है तो टीचर हीरो बन जाता है, वरना अगर इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है, टीचर की सैलरी अच्छी नहीं है, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो टीचर पढ़ाएगा भी नहीं देखिए मन से, है ना। तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करे। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है टीचिंग पे। तो ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स थे जो ये बताते हैं कि टीचिंग एक सिंगल प्लेयर का गेम नहीं है। ये तब इफेक्टिव होती है जब लर्नर, टीचर, मटेरियल, इन्वायरमेंट ये सब एक टीम बन के काम करते हैं। तो होप सो कि अभी तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। मैंने इनको बहुत ही ईजी वे में रखा है ताकि आपको बिल्कुल भी हैवी ना लगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए इसमें क्योंकि देखिए एमपी सेट और यूजीसी नेट में एक क्लियर डिफरेंस ये है कि एमपी सेट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है कॉन्सेप्ट से। वो लोग बहुत ज़्यादा डीप एनालिटिक्स में नहीं जाते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर होने चाहिए। पिछली बार बिहेवियरल मेथड्स, मेमोरी लर्निंग, रॉट लेवल लर्निंग, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे और बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हुए थे। तो इसीलिए मैंने टॉपिक बाय टॉपिक जैसा हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम इस वन शॉट में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक सिंपल सा सवाल, क्लास में सबका कंट्रोल किसके हाथ में होता है बताइए। आप कहेंगे कभी टीचर के हाथ में होता है, कभी लर्नर के हाथ में होता है। तो इसी बेस पे टीचिंग के दो मेन मेथड्स होते हैं, एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब नाम से ही क्लियर है कि पावर किसके पास है, तो हमारा पहला आता है टीचर सेंटर्ड मेथड्स। तो ऑफ कोर्स टीचर पे सेंटर्ड है सारी चीज़ें। इस मेथड में क्या होता है कि टीचर सेंटर में होता है और बच्चे उसको सुन रहे होते हैं। स्टूडेंट लिखता जाता है, समझे या ना समझे ये दूसरी बात है, लेकिन टीचर बोलता जाता है, बच्चे लिखते जाते हैं। आए क्लास में ब्लैक बोर्ड में अपने लिखने लग गए, हम लोग सब अपनी कॉपी खोल के नोट डाउन करने लग गए। अब इसका बेस्ट एग्जांपल होता है लेक्चर मेथड। टीचर कॉन्टिन्यूस बोलता है, स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली सुनता है।
हमारे याद है स्कूल में टीचर हुआ करते थे और वो बोल देते थे मुझे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, मतलब बच्चे को बोलना ही नहीं है, बस वो आएंगे बोल के चले जाएंगे। बच्चा शोर कर दे या कुछ क्वेश्चंस कर ले तो कई बार कुछ कुछ टीचर्स का तो दिमाग खराब हो जाता था, और बस बच्चे बोलते कितना है, यस मैम समझ आ गया, जबकि उनको समझ कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ पे टीचर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है और स्टूडेंट देख देख के सीखता है। टीचर बोलता है ध्यान से देखो, स्टूडेंट बोलता है हाँ सर हमने देख लिया। देखिए मैंने इसको इसलिए मजाक में बोला क्योंकि जो हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड्स होती हैं इसमें लर्नर पैसिव होता है। और पैसिव क्यों होता है? क्योंकि एक्टिव इसमें हमारा टीचर हो रहा होता है। तो ये इसका कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, बट एक ड्रॉबैक भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, टीचर ही मेन एक्टर होता है। अब स्टूडेंट का काम क्या है, बैठना, सुनना और क्लास के बाद बोलना मैं तो आज की क्लास सुन के थक गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक था कि बच्चे की सुनी नहीं जा रही थी। उसको सुधारने के लिए आई लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, जो कि आज मॉडर्न टाइम पे सबसे ज़्यादा अप्लाई होती हैं कि बच्चा क्या चाहता है टीचर उसको वही प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं उसमें टीचर ही अथॉरिटी है। पैसिव स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि एक्टिव नहीं है, बोल नहीं सकते हैं क्लास में, सिर्फ सुनते हैं। लेक्चर और रूट लर्निंग का कॉन्सेप्ट चलता है, ये पीवाईक्यू है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है, और इसमें एक डिसिप्लिन होता है, क्लासरूम डिसिप्लिन, तहजीब होती है। वही व्हेन वी स्विच टू लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, यहाँ पे टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। वो बच्चों के लिए एक प्रोवाइडर होता है, एक हेल्पर होता है, काउंसलर होता है, गाइड होता है। एक्टिव कोलैबोरेशन होता है बच्चों का भी और टीचर्स का भी। बच्चों का कोलैबोरेशन बच्चों बच्चों में भी, मतलब ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, बच्चे मिल के बैठते हैं, सोचते हैं, डिस्कशंस होते हैं। टीचर भी उनकी हेल्प करता है, उनसे बात करता है। बच्चों के अंदर एक डर नहीं होता। मतलब आप सोचो ना, कितने सारे वीडियोस हम आजकल देखते हैं, टीचर्स बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो ये है लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, जहाँ पे बच्चा डिसाइड कर रहा है कि वो क्या चाहता है, टीचर्स बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं। एक बहुत ही क्रिएटिव एनवायरनमेंट बना के रखा जाता है। देखिए ये सब चीज़ें सुनने में बहुत इजी लगती हैं, लेकिन एग्जाम्स में यही चीज़ें जब एमसीक्यू के फॉर्म में आती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के हर एक टर्म पे फोकस करना है। एक्टिव कोलैबोरेशन किस में है, पैसिव किस में है, एक्टिव किस में है। टीचर सेंटर्ड में टीचर बोल रहा था, अब सीन चेंज हो गया। अब पावर टीचर के हाथ से निकल के हमारे बच्चों के हाथ में चली गई है। सो वेलकम टू लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। इस मेथड में लर्नर सेंटर में होता है और टीचर एज अ गाइड हेल्प करता है। टीचर बोलता है सोचो, डिस्कस करो, और लर्नर बोलता है आज की क्लास को हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे। वो अपने आइडियाज़ देते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड होता है डिस्कशन मेथड। टीचर टॉपिक देता है, स्टूडेंट्स उस पर डिस्कशन करते हैं। पहली बार क्लास में बोलने की परमिशन मिलती है और फिर बच्चे खुल के बोलते हैं मैम एक पॉइंट मैं भी ऐड करूँगा। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कमेंट्स में डिस्कस करिए। हम कई बार ग्रुप्स बनाते हैं, पेड ग्रुप्स, जिसमें बच्चे मिलके टॉपिक्स पे डिस्कशंस करते हैं। तो ये होते हैं डिस्कशन मेथड्स। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट मेथड। स्टूडेंट खुद काम करते हैं, टीचर सुपरवाइज करता है। हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जाते थे कि आपको इस टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट बना के लाना है। तो कोई बच्चा उसमें चार्ट पेपर डेकोरेट करता था, कोई लिखने का काम करता था, कोई उसमें कंटेंट डालता था। तो इससे बच्चों के अंदर टीम वर्क भी बढ़ता था। बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ इंटरनेट से खोजते थे, चीज़ें इकट्ठी करते थे और बनाते थे। तो इसका था लर्निंग बाय डूइंग। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चे उसका सॉल्यूशंस खोजते हैं। और इस मोमेंट में हमारी, हमने जो पहले भी पढ़ी, कॉग्निटिव स्किल्स काम आती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और यहाँ पे हमारा लर्नर एक्टिव होता है। और जब टीचर सेंटर्ड की बात हो रही थी तो लर्नर हमारा पैसिव था। यही हमारा पीवाईक्यू भी है, तो ध्यान से पढ़ते जाइए। अब सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे लर्नर सुनता नहीं है, सोचता है, बोलता है और करता है। तो अगर मैं वन लाइन में कंपेयर करूँ तो टीचर सेंटर में टीचर एक्टिव है, लर्नर पैसिव है। लर्नर सेंटर में लर्नर एक्टिव है और टीचर सपोर्टिव है। ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन का फोकस क्लियर है, जहाँ लर्नर एक्टिव होता है वही रियल लर्निंग होती है। अभी तक हमने पढ़ा
टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। हम लेवल्स पढ़ चुके हैं, हम मेथड्स पढ़ चुके हैं, हम अप्रोचेस पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जैसा जैसा हमारे सिलेबस में दिया हुआ है हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव एंड फोकस करिए, शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और क्योंकि इस पूरी यूनिट में सिर्फ टर्म्स का खेल है, कुछ ऐसा बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, शब्दों को ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग में अगला पॉइंट है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग। वर्ड से ही क्लियर है क्योंकि इनके क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। और अब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो बच्चे सो रहे हैं वो जाग जाएंगे और जो जाग रहे हैं वो तो टॉप कर लेंगे। तो पेन कॉपी उठा लीजिए। अब हमारा पहला पॉइंट है ऑफलाइन टीचिंग। अब ऑफलाइन टीचिंग को हम कहते हैं हमारा जो ट्रेडिशनल वे था पढ़ाई करने का, जिसमें टीचर आंखें दिखा दिखा के पढ़ाया करता था। यानी अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो बहाने का मौका नहीं मिलेगा, आपकी पिटाई होगी। और इसमें फेस टू फेस टीचिंग होती थी, क्लासरूम में होती थी, या फिर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बनाया जाता था जहाँ पे हम पढ़ते थे। फिर आया मॉडर्न टाइम जहाँ पे हम डिजिटल मोड से पढ़ते हैं। अब ये हमारे जैसे बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ जो सुबह उठ के तैयार होने में जिनको आलस आता था। इन जगहों पे टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही फ्रेंड। आपने मुझे देखा नहीं है ना मैंने आपको देखा है, लेकिन हम जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में एक कनेक्शन है। तो इसमें स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स आते हैं। एक आता है सिंक्रोनस, ये आपको नोट डाउन करना है, और एक आता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस होता है जब टीचर और स्टूडेंट एक ही टाइम पे लाइव हों, जैसे जूम या फिर लाइव क्लासेस। उसके बाद आता है एसिंक्रोनस, जैसे टीचर, जैसे मैं रात में ये वीडियो डाल के सो जाऊंगी और आप लोग रात को 2 बजे उठ के देख लोगे, तो ये हुआ एसिंक्रोनस। मतलब मेरे पढ़ाने का समय कोई और था, आपके पढ़ने का समय कोई और था, रियल टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऑफलाइन टीचिंग हम सब जानते हैं। और ऑनलाइन टीचिंग क्या हुई जिसमें हम डिजिटल मोड से पढ़ाई करते हैं, रजाई के अंदर घुसकर बिना नहाए पकौड़े खाते हुए पढ़ रहे हैं। टीचर कैमरे के पार में है और आप इस पार हो। बस एक रिस्क है, पढ़ाई करते करते आप कब इंस्टाग्राम तक पहुंच जाते हो आपको भी पता नहीं चलता। पर सच कहें तो ऑनलाइन मोड ने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया है। अब बच्चे उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, वी ऑल नो दैट। अब उसके बाद आता है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे सेट हो, या किसी भी और स्टेट का भी एग्जाम हो, तो उसमें आता ही आता है। पहला है हमारा स्वयं। ये भाई साहब खुद ही बोल रहे हैं, स्वयं यानी खुद। सरकार कह रही है कि बेटा हमने सब कुछ पोर्टल पे डाल दिया है, आप जाके स्वयं ही पढ़ लो। तो मतलब ये एक ऐसा डिजिटल संगम है जहां आपको स्कूल से लेकर पीजी तक के कोर्सेज फ्री में मिलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 वर्ड्स, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, इन पे बेस्ड है हमारा स्वयं पोर्टल। और ये क्वेश्चंस में भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है स्वयं प्रभा। ये मान लीजिए आपकी ये स्वयं की बहन है, तो जो हमारा स्वयं प्रभा है उसमें हमको मिलते हैं 40 डीटीएच के चैनल्स। मान लीजिए कि अगर आपका कभी नेट खत्म हो गया तो आप सीधा टीवी चालू करो और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये 24 आवर चलता है और इसमें किसी भी तरीके से नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये दोनों पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। तो स्वयं में हमारे पास स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल के सारे कोर्सेज थे जो कि बच्चा कहीं पे भी पढ़ सकता है। वहीं स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स का ग्रुप है जिसमें कंटेंट 24/7 अवेलेबल होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें टीचर, स्टूडेंट और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी पढ़ाई और बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल होती हैं। अब आप समझ लो, अब मूक्स क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो मूक्स का फुल फॉर्म होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब मासिव मतलब भीड़,
जैसे अभी कुंभ के मेले में भीड़ लगी हुई है, वैसे ही लाखों लोग एक साथ किसी एक कोर्स को पढ़ सकते हैं। तो वो आता है एक मूक प्लेटफॉर्म में, और ये ओपन है, कोई भी आए कोई भी पढ़े, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, कोर्सेरा हो गया, एडुकेमी हो गया, एडेक्स हो गया, जिनमें बहुत सारे ऑलरेडी कोर्स सर्टिफिकेशन इस तरीके के आजकल ऐप्स बन रहे हैं, जहाँ पे आप जाके किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। करंट से रिलेट करके अगर मैं आपको एक बताऊं, तो एक ऐप लॉन्च हुआ है, कर्मयोगी। ये एक स्कीम बोलिए, आप ऐप बोलिए। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, और उनको टारगेट दिया हुआ है कि आपको इनको ख़त्म करना है। उनके अंदर बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी एक मूक प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स पढ़ के जानकारी लेके सर्टिफिकेशंस लेंगे। इस इमेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं उन सपोर्ट सिस्टम्स की, जिनसे एक टीचर अपनी क्लास में आग लगा देता है। मतलब कितना अच्छा वो पढ़ा पाता है। तो ये आप समझ लो कि ये 3 टाइम ज़ोन में हमने बाँट के रखा है। जो हमारा सबसे पहला है वो है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। जब हम ब्लैक बोर्ड, चॉक में पढ़ा करते थे डस्ट को झेलते हुए, इसमें टेक्स्ट बुक्स, चार्ट्स, मैप्स, इनका इस्तेमाल किया जाता था। और जो हमारा जो ये ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम था, इसमें टीचर जैसा बोलते थे हम उसको सुन लिया करते थे। फिर आया मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। ये ट्रेडिशनल से थोड़ा डिफरेंट हुआ। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आए? चॉक की जगह मार्कर आ गए, ब्लैक बोर्ड बन गया व्हाइट बोर्ड। OHP याद रखना है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्ट्स किस सपोर्ट सिस्टम में आते थे, ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में, या ICT बेस्ड में। इसमें क्या होता था कि हम मॉडल्स और वर्कशॉप्स का इस्तेमाल शुरू करने लग गए। हम बच्चों को स्मार्ट रूम्स में पढ़ाने लग गए, चीज़ों को बताने लग गए। वो PPT कनेक्ट करके, याद है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग लगा करता था हमको। क्लासरूम में स्मार्ट रूम कनेक्ट, स्मार्ट क्लास बन रही है, प्रोजेक्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये था हमारा मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। अब आता है हमारा मेन हीरो, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट, अब जो हमारा मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम था, उसी में जब इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का तड़का लगा, तो ये बन गया ICT बेस्ड सिस्टम। मतलब कि अब पढ़ाई बोझ नहीं थी, नेटफ्लिक्स की तरह हो गई थी। यहाँ पे हम एक हाथ में पॉपकॉर्न ले लेते हैं, एक हाथ में पेन ले लेते हैं, और बस वीडियोस देखते जा रहे हैं। टीचर पढ़ता जा रहा है, 1 घंटे की मैराथन बोलता जा रहा है, सांस फूल रही है, बट आपका कुछ नहीं, आपको तो बस सिंपल सुनते जाना है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है। कहीं न कहीं टीचर्स फ्रेंडली भी है, बिकॉज़ एक क्लास में 40 बच्चों से कनेक्ट करने की जगह हम एक कमरे में बैठ के हज़ारों बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत प्यारी है। अब ICT बेस्ड सपोर्ट में अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा स्मार्ट रूम, स्मार्ट क्लासरूम्स। ये वो क्लासेस हैं जहाँ पे हम कहें तो दीवारें बोलती हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्टर लगा होता है, स्पीकर, इंटरनेट होता है। टीचर को ये नहीं करना पड़ता कि टीचर ये नहीं बोलता इमेजिन करो कि ताजमहल कैसा दिखता है। वो सीधा बटन दबाता है और हमारे सामने ताजमहल आ जाता है। इनफैक्ट वो तो अब हमको अंदर भी घुमा सकते हैं। तो ये था हमारा स्मार्ट क्लासरूम। मैंने आपको पहले भी बोला था, स्मार्ट टीचर, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट स्टूडेंट्स। इसके बाद ई कंटेंट। ये वो खजाना है जो मतलब आपके फ़ोन में है। PDF, ई बुक्स, वीडियोस। और इनका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पास हमेशा बने होते हैं। ये क्लास इस साल का बच्चा भी देखेगा, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ये क्योंकि अब ये हमेशा के लिए हो गया कंटेंट, ये हर बच्चा कंज्यूम करता रहेगा। तो ये है हमारा ई कंटेंट, और ये हमारे पास 24/7 होता है, हम कहीं पे भी इसको देख सकते हैं। डिजिटल बोर्ड्स, इनमें हम इन सब चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि ज़माना चाहे चॉक का हो या डिजिटल बोर्ड का हो, हमारा मकसद क्या था? बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। बाकी सारी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आती रहीं, हमें सपोर्ट मिलता रहा। वरना टीचर का हमेशा ही इंटेंशन यही रहा है कि उसका बच्चा
बहुत आगे जाए और बहुत अच्छा करे। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि स्वयं का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए होंगे: पढ़ाई करवाना, एक्सेस एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी के साथ पढ़ाई करवाना, एंटरटेनमेंट से पढ़ाई करवाना और फॉरेन में पढ़ाई करवाना। आपको बी क्वेश्चन टिक करना है, क्योंकि पढ़ाई करवाना 3 जगह पे होगा तो जिन बच्चों ने करेक्टली और फैक्चुअली नहीं पढ़ा है उनको कन्फ्यूजन होगा। स्वयं प्रभा में कितने चैनल्स होते हैं? जैसा हमने पढ़ा था, स्वयं प्रभा में 40 चैनल्स होते हैं। आईसीटी में क्या-क्या चीज़ें, आईसीटी बेस्ड सपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, नोट डाउन करिएगा कि स्वयं प्रभा की सैटेलाइट का नाम क्या है जिससे वो चलता है? वो है GSAT-15। वैसे तो इतना डीप फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में स्वयं और स्वयं प्रभा लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। अब हमारा है ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक थोड़ा हैवी है जिससे सबको ही पसीना आ जाता है, उसको हम जो कि है इवैल्यूएशन, जिसमें आते हैं हमारे एग्जाम्स, हमारा रिजल्ट, हमारे मार्क्स। अब देखिए, इवैल्यूएशन सिर्फ ये नहीं है कि आपको 100 में से 80 नंबर मिल गए। मतलब ये है कि बच्चे ने कितना ज्ञान, आसान शब्दों में कहूँ तो कितना ज्ञान उसके अंदर उसने पचा लिया जो मैंने उसको दिया। क्योंकि इवैल्यूएशन कोई वन डे मैच नहीं है, हमने साल में एक बार इसको खेल लिया। ये एक टेस्ट सीरीज की तरह जो चलती रहती है, टीचर के पढ़ाने के टाइम पे भी और बाद में भी, इनफैक्ट लाइफ टाइम। तो याद रखिए कि इवैल्यूएशन हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो बिना ऑब्जेक्टिव के इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो अब एक क्लास का एक बच्चा है, उसका ऑब्जेक्टिव है पास होना, बट एक टीचर के पर्सपेक्टिव से उसका ऑब्जेक्टिव है कि जितना अच्छा ये अभी परफॉर्म करेगा उसके आने वाले सालों का बेसिक्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जो हम स्लाइड में देख पा रहे हैं, अब आप मान लीजिए कि आपने किसी से गोलगप्पे खाने की रेस लगाई है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे ज़्यादा खाना या सबसे जल्दी खाना? जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो हम विनर कैसे बनेंगे, है ना? तो टीचिंग का भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम बच्चे की नॉलेज चेक कर रहे हैं और वो किस तरीके से अपनी नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है। अब इस ऑब्जेक्टिव को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। अब टूल्स में क्या क्या आता है? क्वेश्चनर्स आते हैं, आप लिखते जाइए, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज। टीचर के लिए टूल का मतलब होता है पेन पेपर, और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा टूल होता है पड़ोसी की कॉपी में झांकना। नहीं, एग्जाम में याद रखिए, टूल हमेशा हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चुना जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर म्यूजिक का एग्जाम है तो हम उसमें रिटन टेस्ट नहीं लेंगे, हम उसमें ऑफ कोर्स ओरल टेस्ट लेंगे। तो वो हमारा टूल है, हमने किस तरीके से उसकी नॉलेज को चेक किया, उससे क्वेश्चंस पूछे, उसको ऑब्जर्व किया या फिर उसका इंटरव्यू लिया। अब टूल्स तो मिल गए, और उनको चलाने की टेक्निक क्या होगी? इसमें दो टेक्निक्स आती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स में बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं, और क्वालिटेटिव में हम उसको बिहेवियरल टर्म्स में इवैल्यूएट करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो अच्छी टेक्निक वही होगी जो जो स्टूडेंट के हर एक फेस को इवैल्यूएट करे। अब लास्ट है हमारा फीडबैक। ये मेरे हिसाब से ये मेन स्पाइस है, क्योंकि मान लीजिए आपने खाना बनाया, सबको खिलाया और सब चुपचाप खाकर चले गए, आपको थोड़ा बुरा लगेगा ना? या फिर क्योंकि जब तक कोई ये नहीं कहे कि खाना बहुत ही टेस्टी था, या फिर कोई आपको ये ना बताए कि खाने में नमक कम था, तो आप नेक्स्ट टाइम सुधारोगे कैसे? तो कहीं ना कहीं फीडबैक का मतलब है जो स्टूडेंट है उनको उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ बताना। जितना भी हमने पढ़ा उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना, उन चीज़ों से बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ, उसका गोल क्लियर है या नहीं, बच्चे को हम जिस तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हैं हमारे तरीके क्लियर है कि नहीं, ये सब भी टीचिंग एप्टीट्यूड में ही सीखा जाता है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप टेस्ट दो तो आप खुद ही सोचो कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, और इस
और मैं इस टूल का इस्तेमाल करके खुद को किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहा हूँ। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। तो अब हम आते हैं इवैल्यूएशन के 3 बच्चे, जिनका नाम है फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। आप समझ लो, फॉर्मेटिव ये जब आप चाय बनाते हैं तो आप उसको बीच में टेस्ट कर लेते हैं सबको देने के पहले, कि उसमें कहीं शक्कर कम तो नहीं है, अच्छे से पकी है या नहीं। तो वैसे ही टीचर पढ़ाते पढ़ाते अपने बच्चों से पूछता जाता है कि उनको समझ आ रहा है या नहीं, ताकि वो उसी टाइम पे उनको सुधार सके। तो इसमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। इसके बाद आता है समेटिव। लीजिए कि समेटिव इवैल्यूएशन होता है हमारे एनुअल एग्जाम्स के जैसा, जो साल के एंड में हमारे पूरे साल की मेहनत को इवैल्यूएट करने के लिए होते हैं। इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक। ये होते हैं हमारे डॉक्टर की तरह। अगर कोई बच्चा बार बार एक ही जगह पे गलती कर रहा है तो टीचर पता लगाता है कि कहाँ पे कमी है। तो इसमें हम प्रॉब्लम तक पहुँचते हैं कि बच्चे को रटने में प्रॉब्लम जा रही है, या टीचर और बच्चे में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बच्चे की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। तारे ज़मीं पर में हमने देखा आमिर खान जिस तरीके से दरशील सफारी को हैंडल करता है, वो उसकी डायग्नोस्टिक स्किल्स थी। उसने देखा कि वो शब्दों को पहचान नहीं पा रहा, जिसको ऑटिज्म बोलते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए डिटेलिंग कर रही हूँ, बट काफ़ी कुछ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, और अगर आपका रिवीजन चल रहा है तो आई होप बहुत ही स्मूथ चल रहा होगा। अब लास्ट में बात करते हैं CBCS की, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप मान लीजिए कि ये पढ़ाई का एक कैफेटेरिया मॉडल है। इसमें आते हैं सेमेस्टर सिस्टम्स, छोटे छोटे सेमेस्टर्स में बांट देते हैं। जो वो पहले एक साल का पूरा इवैल्यूएशन हो रहा था कि स्टार्टिंग में बच्चा किस स्पेस पे है, लास्ट में वो कब तक पहुंचता है, क्या स्टेज पे पहुंचता है, और एक ही एग्ज़ाम है। तो वहीं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने लगे। हर 2-2 महीने में बच्चों के एग्ज़ाम्स लिए जाते, 3 साल के कोर्स को 6 सेमेस्टर्स में बांट दिया जाता है, ताकि बच्चा टुकड़ों टुकड़ों में अच्छी तैयारी कर पाए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना जाए, और टाइम टाइम पे उसके पास चांसेस हों। उसके बाद आता है क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट। इसमें हम बच्चों को क्रेडिट देते हैं, मार्क्स की जगह। तो मार्क्स से रिप्लेस करके ग्रेड्स दिए जाने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, बच्चे वल्नरेबल हो रहे हैं, उनको क्रिटिसिज्म, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये कहा गया कि एक 90% वाला बच्चा और 88% वाला बच्चा, वो दोनों सेम लेवल की मेहनत करते हैं, तो उनको हम एक ग्रेड में रख दें, ताकि वो सब अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कर पाएँ। बट इसका नुकसान भी ये था ग्रेडिंग सिस्टम का, कि 99 वाला बच्चा और 90 मार्क्स वाला बच्चा दोनों एक पेस पे आ गए, तो किसने ज़्यादा मेहनत करी उसको ऐसा फील होता था कि मेरे को रिकॉग्निशन अब कम मिल रहा है। खैर, वो एक अलग पॉइंट है। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। ये है हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम। यहाँ पे पढ़ाई को और ज़्यादा इजी बनाया जाता है। बच्चे अपने हिसाब से अपनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है, किस में मास्टर्स करनी है। तो और उनके सेमेस्टर बेस्ड हो या ईयरली बेस्ड हो, बट उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी हिसाब से उनको इवैल्यूएट किया जाता है। पहले हमने इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके टूल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर हमने टाइप्स पढ़े, फिर हमने CBCS पढ़ा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। कई बार तो इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब आता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ये भी इवैल्यूएशन में ही है। यहाँ पे पेन पेपर एलिमिनेट हुआ, और बच्चे अब सीधे स्क्रीन पे ही मार्क करके आते हैं। CBT एग्ज़ाम बोलते हैं जिनको, हम सब देते रहते हैं, और ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। हमारा बेसिकली जो चीज़ है कि ऑनलाइन असेसमेंट और कॉन्टिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन के हिसाब से हम स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ पे एक्टिवली नज़र रखते हैं।
कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। आप एक मॉक लगाते हैं, तो आपने सबमिट किया और आपके सामने ही एक प्रॉपर पूरा का पूरा असेसमेंट आ जाता है। सो दैट इज़ योर इवैल्यूएशन। आपको समझ आया कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मेरी कौन सी यूनिट कमज़ोर है। तो अगर पढ़ाई हो रही है और आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप सही सीख रहे हो या आप गलत सीख रहे हो। तो हमारा ये वन शॉट वीडियो इसी के साथ ख़त्म होता है। हमने इसमें टीचिंग से लेके इवैल्यूएशन तक एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ा। और देखिए, वन शॉट वीडियो से आप पारंगत तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आपका 80% टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो बहुत ही डीप क्वेश्चंस हैं या फैक्ट्स हैं, उनको याद करना होगा। अब जैसे कौन सा मॉडल है, वो किस इंसान ने दिया है, हमको वो सब याद करना होता है। तो देखिए, पॉइंट्स याद करने की बात है तो वो आपको अलग अलग से करना होगा, लेकिन आपका 80% कॉन्सेप्ट हमारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास में समझ आया है और मज़ा भी आया है। अब आपके मन में कोई छोटा सा भी डाउट है तो आप उसको प्रॉपर कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो और पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और उन्हें भी, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एमपी सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही हर यूनिट के मैराथन्स वीडियो में आते रहें। या फिर अगर आपको किसी यूनिट में प्रॉब्लम जा रही है जिसका आपको थोड़ा जल्दी चाहिए वीडियो, तो हम उसको यूनिट बाय यूनिट ना करके आपकी जो डिमांड वाली यूनिट होगी उसको पहले भी कर सकते हैं। तो मेहनत करिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, एग्ज़ाम और सिलेक्शन दोनों ही बहुत पास है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।